कल आप लोगों का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम देखेंगे दिए गए कथनों में सही व गलत की पहचान करें तथा गलत कथनों को सही कर लिखिए। ठीक है, उनमें से पहला क्वेश्चन है का ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को कीटनाशक बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को कीटाणुनाशक बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है आसू जल पीने के लिए उपयुक्त है। दूसरा है आसू जल पीने के लिए उपयुक्त है। तीसरा है गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है। चौथा है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। पांचवा है 0 अंश सेल्सियस पर रखे जल को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है। तो पहला क्या था, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को कीटाणुनाशक बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, गलत होगा। इसका सही कथन हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है आसुत जल पीने के लिए उपयुक्त है। दूसरा है आसुत जल पीने के लिए उपयुक्त है, तो इसका भी गलत है। सही कथन हो जाएगा आसुत जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका हो जाएगा आसुत जल जो है वो पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तीसरा है गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, गलत होगा। गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ कम हो जाती है। ठीक है, चौथा है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। बर्फ का घनत्व जो है वो जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, पांचवा है 0 अंश सेल्सियस पर रखे जल को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है, तो पांचवा है इसका 0 अंश सेल्सियस पर गलत आएगा। इसका भी 0 अंश सेल्सियस पर जल को गर्म करने पर आयतन में कमी होती है। ठीक है, सही गलत आप लोग का हो गया कंप्लीट। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए का पहला है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है, फिर भी जल संकट क्यों है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है, फिर भी जल संकट क्यों है। इसका उत्तर होगा पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% महासागरों में, 2% हिमखंडों के रूप में तथा मात्र 1% नदियों, झीलों, तालाबों में तथा पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, जिसे हम कुएं खोद कर उपयोग करते हैं। महासागरों में पाए जाने वाले जल में नमक जैसे कई और लवण अत्यधिक मात्रा में घुले रहते हैं, जिससे जल खारा हो जाता है और पीने, नहाने, कपड़े धोने एवं सिंचाई के लिए अनुपयोगी होता है। हिमखंडों के रूप में उपस्थित जल शुद्ध होता है, किंतु इसका आसानी से उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार हमें केवल नदियों, तालाब, कुएं एवं वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्य के लिए उपयोग में आने वाले जल की मात्रा बहुत कम है, अतः हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग पर जल है, उनमें से 97% जल महासागरों में होता है, 2% जल हिमखंडों के रूप में होता है और 1% जो होता है वो नदियों, झीलों, तालाबों में पाया जाता है। तो नदियों, झीलों, तालाबों के जल का उपयोग हम क्या करते हैं, कुएं खोदकर, नलकूप खोदकर ये सब में किया जाता है। ठीक है, और है महासागरों के जल का उपयोग, उसमें क्या होता है, लवण की मात्रा मतलब उसमें नमक जैसे कई और लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण उसमें मात्रा घुले होते हैं और वो अत्यधिक खारा हो जाते हैं। इसी कारण हम उसका उपयोग पीने, नहाने, कपड़े धोने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या होता है हिमखंडों के रूप में, तो हिमखंडों के रूप में जो जल होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, तो उनका उपयोग हम आसानी से नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो नदियों, तालाब, कुएं व वर्षा के जल पर हमें क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, और मनुष्य के उपयोग के लिए जो आने वाली जल की मात्रा है वो क्या होती है, बहुत कम है। इसलिए जल का संकट का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया है। दूसरा है
दूसरा है, यदि जल में पाए जाने वाले सभी जल स्रोत सूख जाए तो क्या होगा। यदि जंगल में पाए जाने वाले सभी जल स्रोत सूख जाए तो क्या होगा। ठीक है, इसका उत्तर होगा, यदि जंगल में पाए जाने वाले सभी जल स्रोत सूख जाए तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तथा उन्हें खनिज लवण नहीं मिल पाएगा, जिससे पौधे नष्ट हो जाएंगे। जंगली जानवर को पीने का पानी नहीं मिलेगा, जिससे वे शहर की ओर आएंगे और मनुष्य के लिए खतरा बढ़ जाएगा। अधिकांश जंगली जीव नष्ट हो जाएंगे क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, तो जंगल में क्या होता है, अगर सूखा पड़ जाता है तो पौधों में क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, जिससे उसको खनिज लवण भी नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या हो जाएंगे, अधिकांश पौधे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और जंगली जानवरों को पीने का पानी और उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जब पौधे ही नष्ट हो जाएंगे और पानी ही नहीं रहेगा तो जंगली जानवर को भी क्या होगा, न भोजन मिल पाएगा और न ही वो पीने के लिए पानी मिल पाएगा, जिससे वो क्या हो, मतलब शहर की ओर आने लगेंगे और मनुष्यों के लिए वो खतरा बन जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी में जल चक्र को समझाइए। पृथ्वी में जल चक्र को समझाइए। ठीक है, उत्तर हो जाएगा, समुद्रों, नदियों, झीलों एवं तालाबों तथा अन्य स्रोतों का जल सूर्य के प्रकाश में लगातार वाष्पित होते रहता है। समुद्रों, नदियों, झीलों तथा तालाबों तथा अन्य स्रोतों का जल सूर्य के प्रकाश में लगातार वाष्पित होते रहता है। पौधे तथा जंतु भी विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा जलवाष्प उत्पन्न करते हैं। यह जलवाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती हैं। यह जल हल्की होने के कारण ऊपर उठती हैं तथा वायुमंडल की ऊपरी सतह का ताप कम होने के कारण यह छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती हैं एवं बादल बनाती हैं। बादल में जल की बूंदें पास पास आती हैं तो पानी की बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं और वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं। इस प्रकार वर्षा का जल पुनः वापस जल स्रोतों, समुद्रों, नदियों, झीलों व तालाबों में पहुंच जाता है तथा जल चक्र पूर्ण होता है। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन में जो जल चक्र वाला चित्र दिया है आप लोग का पृष्ठ क्रमांक 15 में जल चित्र 2.5 जल चक्र, उसको बनाना है आप लोग को। ठीक है, ये हो गया जल चक्र व पृथ्वी में जल चक्र को समझाइए का उत्तर कंप्लीट। ठीक है, अब है चौथा क्वेश्चन है, शक्कर के संतृप्त विलयन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। यदि इस विलयन को गर्म किया जाए तो क्या होगा। शक्कर के संतृप्त विलयन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, यदि इस विलयन को गर्म किया जाए तो क्या होगा। उत्तर है, शक्कर का संतृप्त विलयन बनाने के लिए एक बीकर को जल से आधा भरकर उसमें 1 चम्मच शक्कर डालते हैं तथा उसे कांच की छड़ से हिलाते हैं। शक्कर घुल जाता है। अब शक्कर की आधी आधी चम्मच मात्रा तब तक डालकर हिलाते हैं जब तक शक्कर घुलना बंद ना हो जाए। इस प्रकार प्राप्त विलयन को उस ताप पर शक्कर का संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि इस विलयन को गर्म करेंगे तो ताप बढ़ने के साथ और अधिक शक्कर घुलने लगता है। करते हैं, हम एक बीकर में आधा बीकर जल लेते हैं और उसमें 1 चम्मच शक्कर डालते हैं। ठीक है, तो शक्कर डालते हैं तो क्या होता है, उसको हिलाते हैं तो वो घुल जाता है और उसमें थोड़ा थोड़ा शक्कर डालकर हम उसको हिलाते जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसको तब तक हिलाते हैं जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए। तो इस प्रकार जो प्राप्त विलयन होता है वो उस ताप पर क्या होता है, शक्कर का संतृप्त विलयन कहलाता है। जो विलयन हमको क्या होता है, प्राप्त होता है, तो जिस ताप पर हमको विलयन प्राप्त हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, शक्कर का संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अब है 5वां क्वेश्चन, लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाकर लिखिए। लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाकर लिखिए। क्रियाकलाप, लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चित्र
इसमें आप लोग का चित्र दिया है पृष्ठ क्रमांक 11 में क्रियाकलाप 3। ठीक है, चित्र 2.3 विद्युत चालकता, वो वाले चित्र को आप लोग को मतलब प्रश्न क्रमांक 5 में आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो इसमें आवश्यक सामग्री बीकर, आंसू जल, मोटा गत्ता, कार्बन की छड़ें, बल्ब, तार, शेल, नमक। ठीक है, विधि हो जाएगा, एक बीकर में आंसू जल लो, अब मोटे गद्दे में 2 कार्बन की छड़ें लगा दो तथा चित्र के अनुसार बीकर के ऊपर रख दो। इन छड़ों की तांबे की तार की सहायता से सेल तथा बल्ब से जोड़ो। हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता। अब जल में थोड़ा 1 से 2 चम्मच नमक डालकर हिलाओ, फिर वैसे ही कनेक्शन जोड़ो। हम देखते हैं कि बल्ब जलने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि आंसू जल जो है विद्युत का कुचालक होता है, किंतु लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बीकर में जल लेते हैं और उसमें 2 छड़ लगा देते हैं। ठीक है, एक गत्ता लगाते हैं, उसमें 2 तांबे की छड़ लगा देते हैं और उसको तांबे की तार से क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं और उसमें सेल फिट कर देते हैं और बल्ब फिट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम आंसू जल को डालते हैं, बीकर में आंसू जल लेते हैं, तो जब हम उसको जला कर देखते हैं तो वो नहीं जलता, बल्ब जो है वो नहीं जलता। अब हम उसमें क्या करते हैं, आंसू जल में थोड़ी मात्रा में नमक डाल देते हैं। ठीक है, फिर वो क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। तो इस प्रकार जो आंसू जल होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और जो लवण युक्त जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसी कारण जब हम नमक डालते हैं तो बल्ब जलने लगता है और नहीं डालने पर बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, अब है 6वां क्वेश्चन, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण के कारण लिखिए। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण के कारण लिखिए। उत्तर हो जाएगा, पीने तथा घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाले जल स्रोतों से अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, मल मूत्र, नालियों का गंदा पानी, कारखानों के रासायनिक पदार्थ आदि मिल जाते हैं, जिससे ये पीने या उपयोग के योग्य नहीं रहता। इस प्रकार जल के प्रदूषित होने को जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो जो पीने और घरेलू कार्यों में हम उपयोग करते हैं उसमें कूड़ा करकट, जल, मल मूत्र, नलियों का गंदा पानी, कारखानों के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो मिल जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मतलब उसको पीने योग्य और अन्य कार्यों के लिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो जल के दूषित होने को ही हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब है जल प्रदूषण के कारक। पहला है मनुष्यों के क्रियाकलाप से। हम घरों का कचरा, सड़ी गली वस्तुएं आदि नाली में फेंक देते हैं। नालियों से वह तालाब, नदियों से मिलकर उसे दूषित करता है। इसी प्रकार नहाकर, कपड़े धोकर, जानवरों को नहलाकर, गाड़ियों आदि को साफ कर जल को गंदा करते हैं। अस्पतालों, कारखानों से फेंका गया अपशिष्ट पदार्थ, जंतुओं का मल मूत्र भी जल को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो मनुष्यों के क्रियाकलापों से मतलब जो हमारे घरों में सड़ी गली वस्तुएं हैं उसको हम क्या कर देते हैं, नदी नालों में बहा देते हैं। ठीक है, नदी नालों में बहाने से वो क्या हो जाता है, नदी तालाबों में वो मिल जाते हैं नालियों द्वारा, जिससे वो जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कृषि से फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए तथा कीड़ों से रक्षा के लिए हम कीटनाशक, खरपतनाशी दवाइयों तथा अनेक प्रकार के रासायनिक खाद्य का प्रयोग करते हैं। यह नुकसानदेह रासायनिक पदार्थ जल में घुलकर नदियों, तालाबों में पहुंच जाते हैं तथा जल को प्रदूषित करते हैं। कृषि से मतलब क्या होता है, जैसे कि हमको फसलों की पैदावार ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि कीटनाशक, खरपतवार नाशी दवाइयों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वो नदी नालियों में मतलब घुलकर क्या हो जाते हैं, तालाबों में पहुंच जाते हैं, जिससे जल को वो प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, तीसरा है
उद्योगों से। कारखानों तथा उद्योगों में मुख्य पदार्थ के साथ साथ अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं, जिन्हें कारखानों से बाहर नदी तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जैसे कि कारखानों में, तो इस प्रकार क्या है, जैसे कि कारखानों उद्योगों में पदार्थ के जो अनुपयोगी मतलब उद्योगों में क्या होते हैं, पदार्थ जो बनते हैं उसके क्या हो जाते हैं, अनुपयोगी जो पदार्थ निकलते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, तालाबों नदियों में उसको बहा देते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार हमको नदी तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आप लोग का पार्ट कंप्लीट।